Dear students, hope all of you are fit and fine at your home. Last time we studied about the bonding in coordination compounds. Today we will start our topic वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। जो आखिरी टॉपिक हमने पढ़ा था उसमें हमने वर्नर की थ्योरी पढ़ी थी बेटा। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो स्टडी करते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। देखो, हमने जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बॉन्डिंग और स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा तो वर्नर पहला साइंटिस्ट था जिसने उनके बारे में स्टडी करने की कोशिश की। उसकी थ्योरी में हमने ड्रॉबैक्स देखे क्या 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 ड्रॉबैक्स थे उसके। तो अब उन ड्रॉबैक्स को ओवरकम करने के लिए जो थ्योरी दी गई थी वो क्या थी? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। उसके ड्रॉबैक्स क्या क्या थे? वर्नर ने हमें सिर्फ ये नहीं बताया कि मैग्नेटिक और ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की। सिर्फ एक ही टाइप के जो एलिमेंट्स हैं वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्यों बना पा रहे हैं, स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स थी उनको सोल्व नहीं कर पाया। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी दी गई, ये लीनियस पोलिंग के द्वारा दी गई थी। लीनियस पोलिंग इन 1931। तो सबसे पहले हम इसके पोस्टुलेट्स के बारे में पढ़ेंगे, किसने बताने की कोशिश क्या की थी। तो पहला पोस्टुलेट है, जब भी मेटल और लीजेंड्स के बीच में बॉन्ड अराइज होगा, व्हेन मेटल एंड लीजेंड बॉन्ड अराइज, दिस इज ड्यू टू द डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर बाय द लीजेंड। जो लीजेंड्स हैं उनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो क्या करेंगे, मेटल को लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेंगे, जिसकी वजह से मेटल और लीजेंड के बीच में जो बॉन्ड है वो अराइज होगा। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट बाय लीजेंड्स। ठीक है बेटा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए जाएंगे लीजेंड्स के द्वारा, तो जो क्या होगा, मेटल और लीजेंड्स के बीच में बॉन्ड अराइज होगा। ये उसका पहला पोस्टुलेट था। दूसरे पोस्टुलेट में क्या बताया उसने? ये बताया कि जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो डोनेट किए जा रहे हैं उनको रखने के लिए कहीं ना कहीं जगह तो हो, तभी तो क्या होगा, उनके बीच में बॉन्ड अराइज होगा। तो जो मेटल है उसको क्या करना पड़ता है, इतने कम से कम उसके पास एटम, इतने ऑर्बिटल खाली होने चाहिए ताकि जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वहां वो एकोमोडेट हो सके। तो सेंट्रल मेटल एटम should have empty orbitals। थर्ड पोस्टुलेट क्या था? जो ये एम्प्टी ऑर्बिटल्स हैं इनकी एनर्जी लगभग बराबर होनी चाहिए, यानी इक्वल एनर्जी के होने चाहिए, डिजनरेट होने चाहिए। ये तो क्या करेंगे, ये क्या करते हैं भाई, जितने भी हमारे पास एम्प्टी ऑर्बिटल्स हैं वो इंटरमिक्स होंगे। इंटरमिक्स होने के बाद एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे ताकि क्या हो सके, उनकी एनर्जी एक जैसी हो सके। अब एक जैसी एनर्जी के हैं तो वो इजीली क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो जो हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम है उसके एम्प्टी ऑर्बिटल्स क्या करेंगे, इंटरमिक्सिंग ऑफ एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक, इस पूरी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। अब हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट है तो इसका मतलब क्या है, जो बॉन्ड अराइज हुए हैं वो डायरेक्शनल नेचर के होंगे। तो जो बॉन्ड्स बनेंगे हमारे पास वो कैसे होंगे, बॉन्ड्स विल बी डायरेक्शनल इन नेचर। जो बॉन्ड्स अराइज होंगे वो क्या होंगे भाई, डायरेक्शनल इन नेचर। तो हाइब्रिडाइजेशन जो मेन हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में आएंगी वो है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, dsp2 हाइब्रिडाइजेशन, dsp3 हाइब्रिडाइजेशन, या आप इसको कह सकते हैं sp3d हाइब्रिडाइजेशन। तो ये हमारे पास मेन 5 हाइब्रिडाइजेशन रहेंगी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में। इनके अकॉर्डिंग जो स्ट्रक्चर होगी वो क्या होगी, sp3। आप सभी को पता है sp3 जो स्ट्रक्चर होती है वो टेट्राहेड्रल होती है, टेट्राहेड्रल। D2sp3 और sp3d2 ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है, ऑक्टाहेड्रल। dsp2 ये रहेगी हमारे पास स्क्वायर प्लेनर, और sp3d ये रहेगी हमारे पास ट्राइगोनल बाई पिरामिडल।
तो बेटा लिनियस पॉलिंग ने हमें बताया कि मेटल और लिजेंड्स के बीच में बॉन्ड अराइज होगा, वो अराइज होगा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो डोनेट करेंगे लिजेंड्स। उसके बाद दूसरा पॉइंट उसने बताया कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए या इनको जगह देने के लिए मेटल के पास क्या होनी चाहिए, एम्प्टी ऑर्बिटल्स होने चाहिए। एम्प्टी ऑर्बिटल्स क्या करेंगे, इंटरमिक्सिंग करेंगे ताकि जो एनर्जी का है रीडिस्ट्रीब्यूशन हो सके। रीडिस्ट्रीब्यूशन हो सके तो क्या होगा, उनकी एनर्जी एक जैसी हो जाएगी। इस प्रोसेस को बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। अब हाइब्रिडाइजेशन की वजह से क्या होगा, जो बॉन्ड्स अराइज होंगे वो एक डायरेक्शनल नेचर के होंगे। डायरेक्शनल नेचर होने की वजह से हमारे पास जो भी स्ट्रक्चर आएगी उसकी कुछ ना कुछ शेप होगी। हाइब्रिडाइजेशन हमारी रहेंगी sp3 d2 sp3 sp3 d2 dsp2 और sp3d। अब sp3 होती है टेट्राहेड्रल, d2 sp3 और sp3 d2 होती है ऑक्टाहेड्रल, dsp2 स्क्वायर प्लेनर होती है, sp3 ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होती है। आखिरी जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा भाई कि समटाइम्स क्या होता है कि एम्प्टी ऑर्बिटल्स जो होते हैं हमारे पास, उनको लिजेंड्स को एम्प्टी ऑर्बिटल प्रोवाइड करने के लिए मेटल क्या करता है, जो इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको पेयर अप करवा देता है। तो हमारे पास जो कंप्लीट हाइब्रिडाइजेशन की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो सके। तो समटाइम्स जो सेंट्रल मेटल एटम है वो क्या करवाएगा, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू प्रोवाइड एम्प्टी ऑर्बिटल्स। इन सभी चीज़ों को समझने के लिए हर एक का एक एक एग्जाम्पल लेके देखेंगे और एग्जाम्पल के थ्रू आपको सारी की सारी चीज़ें क्लियर कर दी जाएंगी। तो लेट अस टेक एन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। सभी पॉइंट्स क्लियर होंगे। पहला पॉइंट आपको फिर से बता देते हैं, मेटल और लिजेंड्स के बीच में बॉन्ड राइज होगा, वो राइज होगा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के डोनेशन की वजह से। अब लिजेंड्स अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं तो क्या होगा, सेंट्रल मेटल एटम के पास एम्प्टी ऑर्बिटल्स होने चाहिए ताकि वो उनके अंदर आ सके। अब जो एम्प्टी ऑर्बिटल्स होंगे वो एनर्जी को रिडिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इस प्रोसेस को हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं, इंटरमिक्सिंग हो सकती है उनकी। बॉन्ड्स जो राइज होंगे वो डायरेक्शनल इन नेचर होंगे। हमारे पास जो हाइब्रिडाइजेशन आएंगे sp3 d2 sp3 sp3 d2 dsp2 और sp3d रहेंगी। ये इनकी क्या है भाई, स्ट्रक्चर्स की शेप्स हैं। और समटाइम्स क्या होता है, जब इतने एम्प्टी ऑर्बिटल्स नहीं होते कि वो प्रोवाइड करवा सके अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन, तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करवा सकता है सेंट्रल एटम ताकि उसको अपनी हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग एम्प्टी ऑर्बिटल्स मिल सके। तो लेट अस टेक एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड ऑल दिस प्रोसेस। तो फर्स्ट एग्जांपल, पहला एग्जांपल है बेटा हमारा क्रोमियम NH3 होल के ऊपर 3 पॉजिटिव। तो जब आपने नोमेनक्लेचर पढ़ा था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का तो आपको पता होगा ये क्या है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, ये चार्ज है इसके ऊपर, ये हमारा क्या है, लिजेंड्स है। तो लिजेंड्स क्या है, न्यूट्रल होते हैं। ये अमोनिया जो है न्यूट्रल लिजेंड्स का एग्जांपल है। तो क्रोमियम की हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे क्रोमियम की। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर है 24, आर्गन 18, 3d5 4s1। ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगी। अब हम क्या करते हैं, डी ऑर्बिटल्स बनाते हैं सबसे पहले 3d। जब भी आपको इस तरीके का कंपाउंड दिया जाए तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो सेंट्रल मेटल एटम है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। उसके बाद 3d ऑर्बिटल्स आपको ड्रॉ करने हैं। 3d ऑर्बिटल्स कितने हैं बेटा, 5 होते हैं। 5 डिजेनरेट एनर्जी के 5 आपने ड्रॉ कर लिए। इसके बाद 4s, इसके बाद 4p। पहला काम आपका यही रहेगा, आप 3d ऑर्बिटल बनाएंगे, फिर 4s ऑर्बिटल बनाएंगे और उसके बाद 4p ऑर्बिटल बनाएंगे। अब क्या होगा कि आप जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसके अकॉर्डिंग इनको फिल करेंगे। आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग इनको फिल करने के लिए हंट्स का रूल अप्लाई करना है, उसको वोलेट नहीं करना। तो हंट्स के अकॉर्डिंग जब तक सिमिलर एनर्जी के हमारे पास ऑर्बिटल रहेंगे वो पहले क्या होंगे, हाफ फील्ड भरे जाएंगे। उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट होगी। तो 3d5 और इलेक्ट्रॉन्स हमने इसके अंदर भर दिए हैं। इसके बाद 4s1। अब जब हमारे पास चार्ज देखेंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर तो +3 है। इसका मतलब इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में से 3 इलेक्ट्रॉन आपको रिमूव करने हैं। क्रोमियम 21, इसके लिए अगर 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे तो आप एक 4s से चला गया है, एक 3d से और एक ये 3d से दूसरा इलेक्ट्रॉन। हमारे पास बचे कितने, 3 इलेक्ट्रॉन।
4p 4s 3d 1 2 3। हमने 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए हैं, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बच गई है इसकी क्रोमियम 3 पॉजिटिव की। यहाँ पर आप लिखे क्रोमियम 3 पॉजिटिव। अब हमने देखा कि 6 लीजेंड्स हमारे पास जो अप्रोच कर रहे हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को लेके, क्या हमारे पास 6 ऑर्बिटल हैं, 6 ऑर्बिटल अवेलेबल हैं, तो हम क्या करेंगे भाई, ये ऑर्बिटल एक अमोनिया को दे दिया हमने ताकि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ दे सके, ये दूसरे को दे दिया, ये तीसरे को, ये चौथे को। अब जितने भी हमारे पास लीजेंड्स है, 6 लीजेंड्स थे, 6 के 6 को ऑर्बिटल एम्प्टी ऑर्बिटल मिल चुके हैं। और ये क्या होगा भैया, हाइब्रिडाइजेशन काउंट करते हैं क्योंकि ये 6 ऑर्बिटल्स जो है ये इंटरमिक्स करेंगे अपनी एनर्जी को और एक जैसी एनर्जी के हो जाएंगे। तो कितने ऑर्बिटल हैं डी के, 2, D2, S के कितने हैं, 1, S, P के कितने हैं, 3, D2sp3 हमारी क्या रहेगी, हाइब्रिडाइजेशन रहेगी। D2sp3 की शेप मैंने आपको बताई थी कैसी होती है बेटा, ऑक्टाहेड्रल शेप होती है। कैसी होती है, ऑक्टाहेड्रल। अब दूसरी चीज इससे हम क्या बता सकते हैं कि इसका मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा होगा, ये पैरामैग्नेटिक रहेगा ये कंपाउंड या डायामैग्नेटिक रहेगा। तो आप सभी को पता है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस वो होते हैं जो मैग्नेट के द्वारा क्या किए जाते हैं, अट्रैक्ट किए जाते हैं, और डायामैग्नेटिक सब्सटेंस वो होते हैं जो मैग्नेट के द्वारा रिपेल किए जाते हैं। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होंगे जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हों, और डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं जिनके पास सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, पेयर्ड अप होते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, अनपेयर्ड हैं। तो ये कैसा सब्सटेंस रहेगा बेटा, पैरामैग्नेटिक। तो ये जो हमारी पहली हाइब्रिडाइजेशन आई है ये उसका एग्जाम्पल हो गया D2sp3। हमने 5 हाइब्रिडाइजेशन के एग्जाम्पल पढ़ने हैं, तो D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन का एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया है। इसके अकॉर्डिंग ज्योमेट्री आई हमारी ऑक्टाहेड्रल, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 है, तो सब्सटेंस कैसा रहेगा हमारा, पैरामैग्नेटिक रहेगा। अगला हम पढ़ते हैं, अगला एग्जाम्पल जो हमारा वो बेटा हमने जो D2sp3 का तो एग्जाम्पल क्लियर कर लिया है, अब हम पढ़ेंगे sp3d2 का एग्जाम्पल। तो अगला जो एग्जाम्पल रहेगा हमारा वो रहेगा कोबाल्ट F6 3 नेगेटिव। ठीक है, अब कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर होता है हमारे पास 27। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम लिखेंगे तो वो रहेगी हमारे पास आर्गन 18 तक का तो आपको याद करने की जरूरत है ही नहीं, आप आर्गन लिख सकते हैं। इसके बाद टोटल इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 18 तो आर्गन तक आ चुके हैं हमारे। 27 में से 18 को माइनस करेंगे तो 9 बचते हैं, 3d7 और 4s2। पहला स्टेप आपका रहेगा 5 ऑर्बिटल आपने ड्रा करने हैं 3d के, 1 4s का और 3 4p के। अब हंट्स के रूल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन फिल कर दें, पहले अनपेयर्ड, उसके बाद आप पेयरिंग शुरू करेंगे, ये 4s के। अब हम सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर चार्ज निकालते हैं, जिसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी हम उसको क्या मान लेते हैं, एक्स एज्यूम करते हैं। ये हमारा एनायनिक लीजेंड रहेगा, इसके ऊपर -1 चार्ज होता है तो -6 -3 जीरो की जगह एज इट इज हमने रख दिया है। x इज इक्वल टू -3 + 6, x की जो वैल्यू आएगी +3। तो जो कॉम्प्लेक्स है हमारा इसके ऊपर +3, जो कॉम्प्लेक्स है हमारा उसमें जो सेंट्रल मेटल एटम कोबाल्ट है उसके ऊपर हमारा जो चार्ज आया +3, यानी कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई है, +3। +3 के लिए क्या करेंगे हम, 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे चले जाएंगे और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला जाएगा भाई। अब देखें कोबाल्ट 27 की जगह क्या रह जाएंगे, अगर इसके ऊपर +3 चार्ज आता है, इसके ऊपर तो 24 इलेक्ट्रॉन्स। आप फिर से 3d के ऑर्बिटल ड्रॉ करें, इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास बचे d में 6, तो 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, हमारे पास जो लीजेंड्स हैं वो है 6, ऑर्बिटल जो खाली हैं वो हैं 1 2 3 4। इसके बाद आपने 3d 4s 4p, ये है भाई 4s 3d 4p। आप आगे 4d के 5 ऑर्बिटल और बनाएं। अब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास, आप यहाँ देखें, ये जो खाली ऑर्बिटल्स हैं ये हैं s p और d। हमने जो आउटर ऑर्बिटल्स हैं वो यूज किए हैं,
तो एक जो F है वो एक S को यूज करेगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा और यहाँ। 6 F हमारे 6 ऑर्बिटल्स को यूज कर रहे हैं। हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी, sp3d2। ये हाइब्रिडाइजेशन भी हमने लिखी थी, d2sp3 और sp3d2 दोनों की शेप कैसी होती है बेटा, ऑक्टाहेड्रल होती है, ऑक्टाहेड्रल। अब ये सब्सटेंस कैसा रहेगा, इसके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक। आप इस जो ये एग्जांपल लिया है इसको स्टार मार्क कर सकते हैं क्योंकि ये एक्सेप्शनल एग्जांपल है। पहले हमने पढ़ा था कि जो लीनियस पोलिंग है उसने हमें बताया था कि जब ऑर्बिटल्स खाली नहीं होंगे तो क्या कर सकते हैं, जो लीजेंड्स हैं वो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करवा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर ये इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करवा देता तो इसके पास 2 ऑर्बिटल खाली हो जाते हैं, हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास आती d2sp3, लेकिन हमने निकाली क्या है, sp3d2, क्योंकि जो फ्लोरीन है वो एक वीक फील्ड लीजेंड है, वीक फील्ड, और ये पेयरिंग नहीं करवा सकता, ये पेयरिंग नहीं करवा सकता बेटा। लेकिन इसने ये बात नहीं बताई, ये बात हमें पता चलेगी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में। लेकिन हमें कैसे पता चला कि जो हाइब्रिडाइजेशन है हमारी sp3d2 ही आएगी, तो ये पता चलता है मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने से। जब हमने इस कंपाउंड का मैग्नेटिक मूवमेंट निकाला तो मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने का फॉर्मूला हमारे पास होता है μ√n×n+2। इसके थ्रू n क्या होता है, n होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, n क्या होता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां से हमें इस कंपाउंड के अंदर पता चला कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इस कंपाउंड के अंदर आए 4। तो अगर हम ये पेयरिंग करवा देते तो जो मैग्नेटिक मूवमेंट आया उसकी वैल्यू और हमने जो स्ट्रक्चर बनाई थी उसके अकॉर्डिंग वैल्यू कभी भी एक दूसरे के साथ रिलेट नहीं होती। तो जो जितने हमें यहाँ से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पता चले उतने हमें यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन छोड़ने पड़े। इसलिए क्या इस जो हमारी थ्योरी है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ये किससे रिलेट करती है, ये मैग्नेटिक मूवमेंट से रिलेट करती है। पहले मैग्नेटिक मूवमेंट निकाला जाता है कंपाउंड्स का, उसके बाद ये बताया जाता है कि कितने कौन से इनर ऑर्बिटल्स यूज किए जा रहे हैं या आउटर ऑर्बिटल्स यूज किए जा रहे हैं। अगर ये यूज करता है ये d2 वाले ऑर्बिटल्स तो ये कंपाउंड होता है हमारा इनर ऑर्बिटल कंपाउंड। अगर इसने अंदर वाले यानी 3D जो ऑर्बिटल्स हैं वो यूज किए होते, 3D ऑर्बिटल्स को यूज करता तो इसको बोलते हैं हम इनर ऑर्बिटल कंपाउंड्स। इसने यूज किए हैं आउटर, तो इसको क्या बोलेंगे भाई हम, 4D यूज किए हैं तो आउटर ऑर्बिटल कंपाउंड। होप यू अंडरस्टैंड द इनर एंड आउटर सिस्टम। इनर का मतलब क्या होता है कि जो अंदर वाले यानी जो 3D ऑर्बिटल्स हैं उनको अगर कोई कॉम्प्लेक्स बनाते वक्त यूज करता है तो क्या होंगे, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। सॉरी बेटा, ये कंपाउंड की जगह पे आप इनको क्या कर लें, कॉम्प्लेक्सेस। और अगर वो 4D इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल्स को यूज करता है तो वो क्या होंगे, हमारे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। तो 2 हमने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ ली है, d2sp3 और sp3d2। इसके बाद जो हमने लिखी थी, एक थी dsp2, एक थी sp3 और एक sp3d। अब इनके तीनों के एक एक एग्जांपल लेते हैं। तो पहले एग्जांपल लेंगे हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन का। sp3 हाइब्रिडाइजेशन के लिए एग्जांपल है हमारे पास निकेल कोबाल्ट कार्बोनिल, निकेल कार्बोनिल, और इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर 0 चार्ज, ठीक है ना। ये कोबाल्ट नहीं बेटा, ये कार्बोनिल लीजेंड है, तो ठीक है। अब निकेल का एटॉमिक नंबर होता है हमारे पास 28। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं, आर्गन 18, 3d8, 4s2। यहाँ पर 3 ऑर्बिटल, यहाँ ऑर्बिटल बनाते हैं 3D के, इसके बाद 4s और फिर 4p। पहला काम आपका यही है, 3D 4s 4p। अब ऑक्सीडेशन, इसके ऊपर जो चार्ज, ये न्यूट्रल एजेंट है हमारा, चार्ज भी नहीं है यहाँ पर कोई भी। तो जो निकेल की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो यही रहेगी, क्योंकि ना तो इसने इलेक्ट्रॉन लिए हैं ना दिए हैं। तो आप इलेक्ट्रॉन्स फिल करना शुरू कर दें हंट्स के रूल के अकॉर्डिंग। पहले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन करेंगे, इसके बाद पेयरिंग शुरू करेंगे
और ये 4s हमारा कंप्लीटली फिल। 2 4 6 8 और 10 इलेक्ट्रॉन पूरे हो चुके हैं हमारे। अब जो है हम देखें कि कितने एलिजेंट्स हैं हमारे पास, 4 एलिजेंट्स हैं, तो ऑर्बिटल खाली होने चाहिए हमारे पास कितने, 4 4 ऑर्बिटल खाली कब होंगे, या तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करें भाई, हमें एस ऑर्बिटल का भी यूज करना है। सो बेटा लेट्स डू सम मोर एग्जांपल ऑफ ऑक्टाहेड्रल फील्ड। तो नेक्स्ट एग्जांपल वी विल टेक अबाउट Fe CN6 3 नेगेटिव। ये ऑक्टाहेड्रल फील्ड का ही अगला हमारा एग्जांपल है बेटा। तो FeCN6 3 नेगेटिव, सेंट्रल मेटल एटम हमारा आयरन है, आयरन Fe, एटॉमिक नंबर 26, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आर्गन 18 माइनस करेंगे आप 26 में से तो 8 बचता है, 3d6 4s2। अब हम यहाँ पर चार्ज निकालेंगे सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर x, ये क्या है हमारा एनायनिक लीजेंड है, तो 6 - 6 -3 x -3 + 6 x की जो वैल्यू आती है वो आती है +3। तो हम सबसे पहला हमारा काम है 3D की ऑर्बिटल ड्रॉ करेंगे, इसके बाद 4s, इसके बाद 4p। तो 3D के ऑर्बिटल हमने ड्रॉ किए हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फिल करते हैं अकॉर्डिंग टू हंट्स रूल। 1 2 3 4 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद हम पेयरिंग करेंगे 6 4s2। अब हमारे पास जो ऑक्सीडेशन स्टेट आई है आयरन की वो +3, तो 26 - 3 आयरन पॉजिटिव 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में 23 इलेक्ट्रॉन्स रखेगा। आप फिर से ऑर्बिटल्स ड्रॉ करें 3D 4s 4p। अब जो 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास वो यहाँ से जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन 4s अपने लूज करेगा और 1 इलेक्ट्रॉन 3D से आउट होगा। तो जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास 23 आप इस तरीके से फिल कर दें आप इनको, 2 इलेक्ट्रॉन ये और 1 इलेक्ट्रॉन ये हो जाएगा लूज। क्योंकि बेटा अगर ये यहाँ से जाता है तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से इसको वापस क्या कर देगा, अनपेयर्ड, क्योंकि हंट्स के अकॉर्डिंग पेयरिंग तभी होगी जब हमारे जो सिमिलर एनर्जी के ऑर्बिटल्स हैं वो सारे के सारे अनपेयर्ड हों, उसके बाद ही हमारी जो पेयरिंग शुरू होगी। तो 3D 4s 4p। अब हमें क्या चाहिए, हमारे पास लीजेंड्स हैं वो 6 हैं, 6 ऑर्बिटल्स जो है हमें एम्प्टी चाहिए। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पेयर्ड अप होंगे तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पेयर अप हो जाएगा, ये 2 ऑर्बिटल हमारे एम्प्टी हो जाएंगे। तो एक CN यहाँ, एक CN यहाँ, एक CN यहाँ, इस तरीके से जो CN है वो अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देंगे इनको। तो जो हमारी हाइब्रिडाइजेशन आएगी वो आएगी D2sp3। अब D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन कैसी होती है, ऑक्टाहेड्रल। अब आप मुझे बताएं कि ये डायामैग्नेटिक रहेगा या पैरामैग्नेटिक, क्योंकि ये भी पेयर्ड हो गया है, ये भी पेयर्ड हो गया है, हमारे पास सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन ऐसा बचा है जो अनपेयर्ड है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जहां भी होता है सब्सटेंस कैसा रहेगा बेटा, पैरामैग्नेटिक, स्लाइटली पैरामैग्नेटिक, यानी पैरामैग्नेटिज्म तो शो करेगा ये, लेकिन बहुत धीमा पैरामैग्नेटिज्म शो करेगा। इसके बाद अगला एग्जांपल लेते हैं हम FeCN6 4 नेगेटिव। फिर से हमारे पास जो सेंट्रल मेटल आइटम है आयरन का हम 26 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यही सेम इसी तरीके से लिख देंगे। इसके बाद हम निकालते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, इसको x एज्यूम करें, -6 -4 x -4 + 6 x की जो वैल्यू आई है वो +2। ठीक है, तो जो x की वैल्यू आई है बेटा वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब +3 की जगह +2 ऑक्सीडेशन स्टेट करेंगे तो 24 हो जाएगा हमारे पास, ये क्या हो जाएगा +2। हम नीचे वाले को फिर से ड्रॉ करते हैं।
3D 4s 4p 24 इलेक्ट्रॉन्स फिल करें। हर्ट्ज के रूल के अकॉर्डिंग आपने फिल करने हैं। 5 इलेक्ट्रॉन के बाद छठा इलेक्ट्रॉन पेयरिंग में चला जाएगा। अब फिर से CN हमारे पास कितने हैं बेटा, 6 हैं, हमें 6 ऑर्बिटल खाली चाहिए, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, पेयर अप हो जाएंगे। एक ये यहाँ आ जाएगा और एक ये जो बड़ा यहाँ आ जाएगा और एक ये यहाँ। तो पेयर अप होने के बाद हमारे पास जो 2 ऑर्बिटल हैं ये एम्प्टी हो जाएंगे। हाइब्रिडाइजेशन फिर से हमारे D2sp3 आ जाएगी। अब ये जो सब्सटेंस आया हमारे पास, जो एक कॉम्प्लेक्स है, ये पैरामैग्नेटिक रहेगा या डायामैग्नेटिक, तो ये कंपाउंड रहेगा हमारे पास बेटा डायामैग्नेटिक। क्यों? क्योंकि इसके पास एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो इस तरीके से आपने जितने भी हमारे ऑक्टाहेड्रल फील्ड के हैं सारे के सारे एग्जाम्पल कंप्लीट करने हैं। अगर कहीं पर प्रॉब्लम फेस करते हैं, इफ़ यू हैव एनी डाउट एनी प्रॉब्लम, यू कैन कंप्लेन इट मी ऑन योर जूम ऑनलाइन जूम, जो आपकी जूम ऑनलाइन क्लासेज होंगी, आपकी डाउट क्लासेज होंगी, वहाँ पर आप मुझे इनके बारे में बता सकते हैं ताकि मैं आपके जो डाउट हैं वो क्लियर कर सकूँ। थैंक यू बेटा।